हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस एमसीक्यू सेशन के बारे में। यानी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इवन एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, लगभग 20 क्वेश्चंस में इस वीडियो में कवर करूंगा। ऐसी ही ये सीरीज चलेगी, लगभग 10 पार्ट्स में इसके लाऊंगा। लेकिन ये वीडियो प्राइमरीली बनाया गया है फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, जो सितंबर महीने में आपका एग्जाम होगा। तो बने रहिए, प्रेपरेशन करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टोमक। यानी निम्नलिखित में से वो कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप फूड को डाइजेस्ट कर पाओ स्टोमक में। तो दोस्तों, पहले आप खुद इसको अटेम्प्ट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ आपके ऑप्शंस थे वाटर, मिनरल, एंजाइम्स, एयर। दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी होता है वाटर। पानी होना चाहिए ताकि आसानी से आप फूड को डाइजेस्ट कर पाओ स्टोमक में। दोस्तों, डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो फूड के होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। उसको हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व की जाती है। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जो फिर आसानी से बॉडी में ऑब्जर्व हो पाए। दोस्तों, क्या होता है? पहले आप फूड को लाते हो, फिर पकाते हो, खाते हो, माउथ में जब डालते हो तो माउथ में सलाइवा के साथ मिलता है। जब माउथ फूड और सलाइवा मिलता है तो वहां पर एक चीज बनता है, उसको हम कहते हैं बोलस। आपने बहुत बार बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ा होगा इस वर्ड के बारे में, बोलस हम इसको कहते हैं। उसके बाद जब स्टोमक में जाएगा तो वहां पर वाटर की जरूरत होती है। इसमें से मिनरल, एंजाइम्स, आयर में से वाटर ज्यादा जरूरी है ताकि डाइजेशन हो जाए। इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ये भी स्टोमक में रिलीज होता है। इसको कौन रिलीज करते हैं? इसको रिलीज करते हैं दोस्तों, इसको रिलीज करते हैं पैराइटल सेल्स जो होती है स्टोमक लाइनिंग में ही। वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो क्या करता है? स्टोमक में जो pH लेवल है उसको लोअर करता है। अब जब लो pH होगा, लगभग 1.5 to 2 pH, इससे एक्टिवेट होता है पेप्सिन। इसके अलावा भी कुछ और एक्टिवेट होता है नहीं। तो चलिए यहां पर ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टोमक। तो मिनरल, एंजाइम, एयर, वाटर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। और याद रखिए दोस्तों, पैराइटल सेल्स का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज गोबर गैस कंटेन। दोस्तों, गोबर गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, ओक्टेन, प्रोपेन। तो अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले आप ही इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती हो। तो क्या ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, ओक्टेन होता है, प्रोपेन? तो दोस्तों याद रखिए, गोबर गैस जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसके अंदर होता है मीथेन। मीथेन, अब मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन का मतलब है CH4। दोस्तों याद रखिए, गोबर गैस या बायोगैस, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसमें आता है तो मीथेन, मीथेन CH4, इसकी मात्रा होती है लगभग 50% से 75%। इसके अलावा भी कुछ गैसेस होती है इसमें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 25% से लेकर 50% हो सकता है। नाइट्रोजन होता है इसमें, हाइड्रोजन लगभग 1% होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें 3% होता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन 0.5% होता है। लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बायोगैस में होता है मीथेन। नाउ मीथेन की फॉर्मूला क्या है? CH4। अब गोबर गैस, बायोगैस का इस्तेमाल क्या है? हम इस्तेमाल करते हैं एज फ्यूल। इसके अलावा हीटिंग पर्पजेस के लिए, फॉर एग्जांपल कुकिंग में। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करते हैं गैस इंजन में। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनली इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वो सेल ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। दोस्तों एक तो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, लेकिन वो कौन सी सेल ऑर्गन है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिलेगी। आपके ऑप्शंस यहां पर क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स। दोस्तों इसका सही आंसर है प्लास्टिड्स। दोस्तों प्लास्टिड्स की मैं अगर बात करूं, दोस्तों प्लास्टिड्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज जो सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। उनकी पिगमेंट की बेसिस पर प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स, इनका कोई कलर नहीं है। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट्स जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट्स जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं अदर देन ग्रीन। इसके अलावा याद रखिए जो क्रोमोसोम्स है और राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल में, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। और याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए ऑन्कोजीन इज एनी जीन जिससे कॉज होता है कैंसर, और याद रखिए स्टडी ऑफ कैंसर को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी जो इंसान का खून होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वो किस चीज से कोएगुलेट नहीं होता, जमता नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय द वे इसका सही आंसर हेपेरिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। हु इन्वेंटेड डायनामो, डायनामो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया। दोस्तों डायनामो क्या है, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्लियर आंसर है इसका माइकल फेराडे। दोस्तों गुटेनबर्ग के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, हाँ प्रिंटिंग प्रेस। मैकमिलन के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, बाइसिकल। पास्कल के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया, हाँ कैलकुलेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। याद रखिए इस दिन क्या हुआ था, जो डॉक्टर सीवी रमन है उनका रमन इफेक्ट हुआ था। रमन इफेक्ट हमें समझ में आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। एसिड रेन इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट बाय। दोस्तों एसिड रेन जब पर्यावरण में पोल्यूशन होता है, लेकिन अब वो किससे होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन से होता है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, नहीं। ओजोन और कार्बन ऑक्साइड में होता है, नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये है इसका करेक्ट आंसर। और याद रखिए एसिड रेन आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम। नाउ किस मीडियम में इसकी ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो दोस्तों डायमंड नहीं, वाटर नहीं, इसका सही आंसर है वैक्यूम। अब सबसे कम वेलोसिटी डायमंड में होगी क्योंकि डायमंड इज अ सॉलिड। अगले क्वेश्चन की ओर। मेघनाथ साहा, इनको जाना जाता है किस फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों साहा इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं के नाम पर है और इनका कंट्रीब्यूशन जाता है फिजिक्स में। नाउ हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर किनको हम कहते हैं, क्या लुइस पास्चर, नो। रॉबर्ट कोच, नहीं। लैंडस्टीनर, नहीं। इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इनके द्वारा बनाई जाती है दुनिया की पहली वैक्सीन जो क्योर करती है स्मॉल पॉक्स को। दोस्तों व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE। आप मोबाइल आज के समय चला रहे होगे, इस वीडियो को भी आप मोबाइल फोन पे ही देख रहे होगे, तो आपके उस टावर नेटवर्किंग में होता है LTE। LTE का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या इसका मतलब है लिमिटेड ट्रांसमिशन एनर्जी, नहीं। इसका सही आंसर है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और आज के समय 4G का जमाना है, बहुत ही जल्दी लगभग अगले साल तक 5G भी आएगा ना। 4G का मतलब क्या होता है, फोर्थ जनरेशन में आपको LTE देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी किस मिनरल की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। दोस्तों
आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, अगर किसी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो वहां पर कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी डिजीज होती है? हाँ, स्कर्वी आपने नाम सुना होगा। ये बहुत खतरनाक रोग है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा 10th की फिजिक्स में। याद रखिए, यूपीएससी ईपीएफओ ये डिमांड करता है आपको आनी चाहिए 6th से 10th तक, 12th या 11th की नहीं, 6th से 10th तक साइंस की तमाम एनसीईआरटीज आपको आनी चाहिए। और अगर आपने ध्यान से इनको पढ़ा है तो आप 10 क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जनरल साइंस पोर्शन की, आप 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी कर पाओ तो वो भी बेहतरीन रहेगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज हम पर गिर गई, अल्लाह बचाए, तो क्या होगा? ओजोन लेयर अगर नहीं होगी, ओजोन अगर डिप्लीट होता है तो अल्ट्रा वायलेट रेज इंसान को कैंसर कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट किसने मेजर की? देखिए, गैलीलियो ने नहीं, न्यूटन ने नहीं, आइंस्टाइन इन्होंने दिया था E = mg²। नाउ इसका सही आंसर है रोमर। नाउ ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। A gas thermometer is more sensitive than a liquid thermometer because a gas। तो दोस्तों, गैस थर्मामीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर से, क्योंकि गैस क्या होती है? गैस ज्यादा एक्सपैंड करती है, फैलती है लिक्विड की बजाय, इसीलिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following polymeric material is used for making blood proof jackets? दोस्तों, ब्लड प्रूफ जैकेट जब हम बनाते हैं तो हम कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? नाउ इसका सही आंसर है केवलर। ये क्वेश्चन याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? इसमें से हम किसको कहते हैं फिलोसफर्स वूल? नाउ इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की केमिकल फॉर्मूला आप लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को आपको मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस इज नोन एज। दोस्तों, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अगर हम कितने न्यूक्लियंस हैं, इस टोटल नंबर को हम क्या कहते हैं? क्या एटॉमिक नंबर कहते हैं? नहीं, हम इसको कहते हैं मास नंबर। इस क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस बार के यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं मास नंबर। फिर से मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियॉन्स की कितनी संख्या है न्यूक्लियस में, इसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर अगर मेजर करना है तो देखना है कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, मौजूद है न्यूक्लियस में। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चंस का सेट था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस ज़बानी याद हो जाए। और बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे इस वीडियो सेशन 2 के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सो ये है इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।